तो ये आईटी एडवांस का 2010 का बेटा, इसमें ओमेगा भी एक कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी। ओमेगा के बारे में तो आप सब बच्चे जानते ही हैं नहीं, या एक बार एक्सप्लेन कर दूं? देखो मैं बताता हूँ। ओमेगा मतलब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का मतलब 1⁻⅓। इसकी तीन वैल्यू होती है, एक 1, एक ओमेगा और एक ओमेगा स्क्वायर। तो इसके दो रिलेशन होते हैं बेटा। एक होता है ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1, ये ट्रू होता है, और एक 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, क्या होता है बेटा ये? जीरो। जीरो, याद आ रहा होगा। लेकिन इसको थोड़ा सा और मैं अच्छा बताता हूँ। अगर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पे ये एक तरह से ओमेगा क्यूब लिखा हुआ है, जो कि 1 बना होगा, ये ओमेगा स्क्वायर को, ये ओमेगा है और ये ओमेगा स्क्वायर है, यानी कुछ ऐसा है। यानी कि मैं इसको जरा यहाँ लिख लूँ आपको एक बात समझाने के लिए, ओमेगा की पावर 1, ये ओमेगा स्क्वायर, और इसको मैं यहाँ निकलूँ क्या, ओमेगा क्यूब इक्वल टू 0। तो मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ, मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि अगला रिलेशन अगर आप यहाँ कहें तो यहाँ पे ओमेगा पावर में आप 4 लिख दूं, इसमें 3 ऐड करा पावर, इसमें 3 ऐड करा 5, और इसमें 3 ऐड करा ओमेगा पावर कितना, 6। तो ये भी शायद 0 बनेगा। क्यों? क्योंकि इसमें एक ओमेगा क्यूब है, ओमेगा क्यूब क्या बन जाएगा बेटा, 1। इसमें एक ओमेगा क्यूब है, इसमें भी ओमेगा क्यूब बन जाएगा 1। ये ओमेगा क्यूब का होल स्क्वायर, तो वो भी ओमेगा क्यूब भी दे देगा, वो भी 1 बन जाए। तो ये रिलेशन बेटा यही वाला दोबारा से अप्लाई हो जाएगा। इन जनरल हम ये बोल सकते हैं, अगर इस, ये तो खैर बहुत इजी क्वेश्चन है, कंपैरेटिवली नंबर ऑफ केसेस कम बनेंगे। अगर इसी क्वेश्चन को थोड़ा और मॉडिफाई कर दिया जाए, एक डायज ऐसी ले लिया जिसके अंदर 12 फेसेस हो, तो लेंदी क्वेश्चन बन जाएगा। उस वक्त के लिए, आगे के लिए मैं बता रहा हूँ। तो यानी कहने का मतलब हुआ, यहाँ पे जो नंबर आएगा वो ऐसा होगा ओमेगा की पावर 3n+1, यानी 3 से डिवाइड करेंगे आप 1 को या 4 को, तो रिमाइंडर 1 बचेगा। ये नंबर कौन सा होगा बेटा, ओमेगा की पावर 3n प्लस, क्या बनेगा, 3n+2, क्योंकि आप 3 से डिवाइड चाहे 2 को करें या 5 को करें, रिमाइंडर कितना बचेगा, 2। तो आपने कई जगह बुक्स में जरूर देखा होगा कि उसने इस रिलेशन को बाद में इस तरीके से भी लिखा हुआ है। तो ये इसी के इक्विवेलेंट है, ये इसका एक पर्टिकुलर केस है। बात समझ में आया, क्या बताया बेटा? यस यस है ना? तो ऐसे बहुत सारे रिलेशन डेवलप हो सकते हैं। अब क्वेश्चन देखते हैं। और उसने दिया ओमेगा को आपने 1 नहीं लेना, यानी कि ये वाली वैल्यू नहीं लेनी, यानी रूट केवल यही वाले लेने हैं। सॉरी, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर में का मतलब है, कहीं ऐसा ना हो बच्चा कहने लगे कि R1 को मैंने कुछ लिया और वहां पे 1 रख दिया उसकी जगह। नहीं, आपको ओमेगा ओमेगा स्क्वायर से काम चलाना है, ठीक है? तो ओमेगा 1 नहीं है, मतलब ये वाला वैल्यू नहीं है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में, ये अलग से वैल्यूज है जो वैलिड है। अब फेयर डाइज इज थ्रोन 3 टाइम्स। एक डाइज है उसको हम 3 बार उछालते हैं, या 3 डाइज को एक बार उछाले, बात एक ही होती है। इफ R1 R2 R3 आर द नंबर्स ऑब्टेन्ड ऑन द डाई, चलिए अच्छी बात है। R1 R2 R3 क्या है, जो डाई पे नंबर आएंगे, तो क्या नंबर आ सकते हैं आपको खुद पता है, क्या बेटा बोलो? 1 2 3 4 5 एंड 6, या कोई नंबर आ सकता है डाई पे? डाई पे ही नंबर आ सकते हैं। ये तो मैंने आपको ओमेगा के बारे में सारा एक्सप्लेन करा। अब क्या कह रहा है, देन द प्रोबेबिलिटी दैट ओमेगा की पावर R1 प्लस ओमेगा की पावर R2 प्लस ओमेगा की पावर R3 इक्वल टू 0 हो जाए, तो ये रिलेशन ये वाला हो गया या नहीं? ये वाला तो हो गया, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 बन जाए। तो R1 R2 R3 कहाँ से लेने हैं आपको, वो सब यहाँ से लेने। R1 भी यहाँ से आना है, R2 भी यहाँ से आना है, और R3 भी इनमें से आना है। अब आप ये सोच के चलो कि अगर हमें यही बनाना है तो क्या केसेस बन सकते हैं, कि सर यहाँ पर आप ये सोच सकते हैं कि R1 को मैं ऐसा बनाऊं जो ये आपका 1 बने। तो यहाँ पे कौन सा नंबर आना चाहिए, 1 कब बनेगा, जब R1 की पावर क्या होगी, या तो 3 होगी या फिर 6 होगी। मल्टीपल 3 होना चाहिए ना इस तरीके से, 3 या 6 पे तो 1 बनेगा बेटा ये। यस सर। तो ये फॉर्मूले का ये वाला पार्ट आ जाएगा जो 0 बना देगा। अच्छा, R2 की वैल्यू मैं क्या लूं, कि सर आपको ओमेगा पावर 1 बनाना है, तो 1 ऐसे बन सकता है या फिर 1 4 से बन सकता है, क्योंकि इसमें जो ओमेगा क्यूब बना देगा 1। तो यानी कि 1 और 4 से काम चल जाएगा। यहाँ पे R2 को आप या तो 1 ले लो या 4 ले लो, यही फॉर्मूला बनेगा। अब R3 क्या बनेगा जी, कि सर ओमेगा स्क्वायर बनाना है। ओमेगा स्क्वायर कैसे बनेगा,
ओमेगा की पावर 5 से और किससे बेटा 2 से। कहने का मतलब मैं आपको एक केस बना के दिखा रहा हूँ। मान लीजिए मैं R1 को 3 ले लेता हूँ, केवल 3 में से एक ही उठा ली, वैसे मैं 6 भी ले सकता हूँ यहाँ पे। R2 को मान लीजिए मैं 4 ले लेता हूँ और R3 को मान लीजिए मैं 5 ले लेता हूँ। तो आप खुद बताइए क्या ये 1 है, क्या ये ओमेगा है, क्या ये ओमेगा स्क्वायर, क्या 0 बन जाएगा? ठीक है, चलेगा? यस सर। तो इसका मीनिंग और देख लो, अगर नहीं जी आप 6 लेके दिखाओ, इसे 6 ले लो, R1 की वैल्यू 6 ले लो, R2 की वैल्यू 4 ले लो दोबारा से, R3 की वैल्यू 2 ले लो। तो ये तो ओमेगा स्क्वायर हो गया, ये ओमेगा हो गया और ये 1 बन गया। नहीं, रिजल्ट फिर से क्या आ जाएगा बेटा? 0। तो इसका मीनिंग मैंने क्या सोचा कि मैं इस जगह तो मल्टीपल 3 देख रहा हूं, इस जगह मल्टीपल 3 से एक ज्यादा देख रहा हूं, और इस जगह मल्टीपल 3 से 2 ज्यादा देख रहा हूं। ऐसे ही चल रहा है ना? यस। लेकिन किसी ने कहा कि जय आप यहाँ पे मल्टीपल 3 देखें, आप इसको इसी केस को ऐसा भी कर सकते हैं कि 4 यहाँ पावर आ जाए, 3 ओमेगा पावर 5, यानी R1 की वैल्यू 4 हो जाए, R2 की वैल्यू 5 हो जाए और ये R3 की वैल्यू 3 हो जाए। तो यानी कि ये भी आपस में अरेंज हो सकते हैं। यानी कि ऐसा करूं, पहले मैं एक केस बना लूं, इसको मैं हटाता हूं और मैं ये देखता हूँ कि इसमें पहला केस मान लिया बनाता हूँ, फिर मैं इनको अरेंज भी कर सकता हूँ, R1 R2 R3 की वैल्यू आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि R1 डिफरेंट डाइट पे आता है, R2 डिफरेंट डाइट पे, R3 तीसरी वाले पे आता है। तो मैंने क्या किया है यहाँ पे समझने की कोशिश करना, बहुत आसान काउंटिंग है, अगर कोई लेमैन भी कहे तो काउंटिंग कर सकता है, बहुत नंबर ऑफ केसेस भी नहीं आने के। अब बताओ जी, आप R1 पे क्या चाहते हो कि सर या तो 3 आ जाए या 6 आ जाए, या नहीं? हम तो यही सोच रहे हैं, यहाँ पे 1 बनाएंगे, फिर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर कि हाँ सर R1 पे 1 आ जाए। तो R1 पे मल्टीपल 3 आ जाए, सॉरी, तो 3 और 6 में आ सकता, यानी कि 2 में से एक ले सकता हूँ। 2 तरीके हैं। अभी R1 पे R2 पे भी चाहिए, R2 पे क्या चाहिए कि सर या तो 1 आ जाए या 4 आ जाए। तो उससे कितने तरीके, 2 ऐड करूंगा या डिवाइड करूंगा या मल्टीप्लाई करूंगा? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई। अभी प्रोसेस का पूरा, इसको भी देना है, इसको भी देना है, एंड इसको भी देना है, तब जाके प्लस होगा दूसरा केस। R3 पे क्या आ सकता है? इन दो में से कोई एक। अच्छा कि सर ये बात तो ठीक है, लेकिन सर आप ये कह रहे थे कि R1 R2 R3 ये आपस में रेंज भी तो हो सकते हैं, तो कितने से रेंज होंगे बेटा ये? और सब डिफरेंट ही आएंगे, तो कोई सोचे कभी 3 4 5 आएगा, कभी 6 4 2 आएगा, तो डिफरेंट ही आएंगे, क्योंकि ये दोनों डिफरेंट, इन दोनों से ये दोनों डिफरेंट, इन दोनों से ये दोनों डिफरेंट, कभी सेम होगा ही। तो हम इन एक नंबर को कितने से रेंज कर सकते हैं? फैक्टोरियल, एक एक केस को फैक्टोरियल 3 से। तो ये हमारे फेवरेट केसेस हो गए, खत्म, टोटल काउंटिंग हो गई। अब नीचे कहता है कि और नीचे आएगा बेटा क्या केसेस आएंगे, टोटल नंबर ऑफ केसेस। तो R1 को चाहे आप कुछ भी रखो, 6 में से कोई दे सकते हो, 3 डायो चलेंगे, इनको भी 6 में से कोई दे सकते हो। तो 2 से 3 बच गया, 2 से 3 बच गया बेटा, ये भी 3 बन गया, और एक 3 इसमें कटेगा तो 2 बच जाएगा। तो 2/9 का ही आंसर दिख रहा है, देखो बेटा, यस, ऑप्शन नंबर सी। तो ये तो मैंने आपको ओमेगा के बारे में नॉलेज दी, और ये नॉलेज तो मैं कॉम्प्लेक्स नंबर में बहुत ज्यादा काम आती है। आज के बाद हम इस फॉर्मूले को इस तरह से भी सोचेंगे, समझ गए बेटा? अरेंजमेंट समझ में आया या दोबारा कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत है? बताओ बेटा। सर एक बार अरेंजमेंट दोबारा बताओ। एक बार बताऊं? यस। देखो ध्यान सुनो, मैं केसेस बनाने की कोशिश करता हूं। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ओमेगा की पावर R1, ओमेगा की पावर R2 और ओमेगा की पावर R3, ये कब आपका 0 बनेगा? तो आप कहोगे सर हम जब डाई उछालेंगे तो हम एक टाइप के नंबर लेते हैं जिसमें 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 आए। तो क्यों, अगर ऐसे 3 से डिवाइड करोगे 4 को तो रिमाइंडर 1 नहीं आएगा बेटा, और 3 से डिवाइड 1 को करोगे तो 0 टाइम से जाएगा, तो रिमाइंडर 1 ही आएगा। तो इसमें रिमाइंडर क्या आ रहा है? 1। मैं 1 से 6 तक आएगा तो उनको डिस्टिंग्विश कर रहा हूँ वो केसेस जिससे मुझे यहाँ रखने पे फायदा मिले, क्योंकि मैं जानता हूँ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या बनता है बेटा? 0, और ये मुझे बनाना है 0। लेकिन डाइज में केसेस कम है ना, क्योंकि कुल 1 से लेकर 6 तक है, तो मुझे एकदम विश्वास आता है कि मैं इसको शो कर लूंगा। अगर मैं देसी तरीके से बनाने लगूँ केसेस तो भी बना दूंगा। कोई बच्चा होशियार सा हो तो कह दिया आप क्या समझा रहे हो, मैं तो ऐसे ही बना लूंगा केसेस।
मैंने बताया कि R1 के बारे में मैं ये सोच रहा हूँ, मान लो R1 के बारे में ये सोच रहा हूँ, R2 के बारे में मैंने सोचा कि सर यहाँ पे ये एक काम को इसे R2 के बारे में सोच तो तुम्हें यहाँ पे 1 दिखाई देगा। R1 के बारे में सोचो मल्टीपल ऑफ 3, तो मल्टीपल ऑफ 3 में 3 और 6 आ सकता है, तो तुम्हें 1 दिखाई दे जाएगा ना R1 के ऊपर, ठीक है। और R ये 2 पे होगा, R3 पे क्या सोचता हूँ मैं, मल्टीपल ऑफ 3 से कितना ज्यादा, 2 ज्यादा, तो 2 आएगा या 5 आएगा, क्योंकि इसे 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 रिमाइंडर बचेगा, इसमें 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 रिमाइंडर बचेगा। अब तुम सोचो कि तुमने यहाँ पे इसमें से एक लिया 3, इसमें से एक लिया 1 और इसमें से एक लिया मान लो 2, क्या 0 बन गया? क्योंकि ये तो 1 Yes, बन sir. जाएगा। अच्छा फिर को क्या जी, और क्या केस बनेगा कि इसमें से ले ले 3, फिर से इसमें से ले ले 1, समझ गए, और इसमें से ले ले 5। तो तुम कहोगे सर आपने ये 1 प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 बना दिया, क्या ये केसेस फैक्टर 3 टाइम्स नहीं हो सकते? क्योंकि आप 2 यहाँ भी ला सकते हो, एक यहाँ भी ला सकते हो, इनका अरेंजमेंट हो सकता है ना। Yes, sir. तो तुम केवल इतने ही केस काउंट कर लो कि सर ये कितने केस बनेंगे। तो पहले आपने 3 1 को लेके 5 लिया, फिर 3 1 को लेके 2 ले लो, फिर 3 और 4 को, यानी एक तो इसमें उठाओ एक उसमें से, बाद में अरेंज करेंगे। तो कहने का मतलब है मैं R1 को कौन सी वैल्यू दे रहा हूँ कि सर इन दो में से एक, मान लो मैंने आपकी बार यहाँ पे दिया ओमेगा पावर 3 और इसको 1 की जगह क्या दे दिया, आपके पास 4 दे दिया, तो हो क्या रहा है, इस प्लेस पे तो मैं इनमें से एक लेता हूँ, पहले दो में से, इस पे से इन दो में से एक लेता हूँ, फिर तीसरे में इन दो में से एक लेता हूँ। अब यहाँ पे एक बार 1 ले लो, फिर यहाँ पे एक बार 5 ले लो, सुनाई दिया क्या कह रहा बेटा, तो भी क्या Yes, बनेगा, sir. 0। 0. तो होने का मतलब ये कि पहले वाले के लिए R1 के लिए मैं इन दो में से कोई एक लेता हूँ, R2 के लिए भी मैं इन दो में से कोई एक लेता हूँ। जब एक यहाँ लिया था तो मैं 4 और 5 में से, 4 और 1 में से, फिर इन दो में से कोई एक लेता हूँ। अब अगर मैं इसका एक केस, ऐसे केस कितने बने, 8, इसका एक केस भी देखो कोई सा भी, तो हर केस फैक्टोरियल 3 बेस से अरेंज होगा अपॉन टोटल बेस, तो 6 इंटू 6 इंटू 6 होंगे। इसके लिए शायद कुछ बताने की जरूरत नहीं है। अब कुछ पता पड़ा, क्या पता है? Yes, sir. आगे. यस सर। चलो, तो क्वेश्चन इजी है, टफ नहीं है। बात यह है कि आप कितने उसको मन से करते हैं। अब देखो यार, ये मैंने ऐसे क्वेश्चन नहीं कराया आपको 2007 में, यही क्वेश्चन इसी तरह जेई मेन में आ जाएंगे। बात यह है कि तुम कितना एफिशिएंटली इनको पढ़ते हो, करते हो। तो देख रहे हैं आडिशन ऑफ बेस्ड क्वेश्चन 2003 का। अब देखो ऐसे 2012 का देखो क्वेश्चन, काउंटिंग बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं। आप देखो अब तक मैंने पिछली क्लास में भी आपको वही कराया, काउंटिंग बेस्ड, ये भी काउंटिंग बेस्ड। कहाँ प्रोबेबिलिटी का यूज हो रहा है, देसी देसी गिनती जैसी कर रहे हो आप। नोट करो बेटा इस क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4 फेयर डाइस D1 D2 D3 D4 ईच हैविंग 6 फेसेस। जल्दी नोट करो बेटा, इसमें बिल्कुल काउंटिंग, ऐसी काउंटिंग वाले क्वेश्चन जेई मेन में आ रही है। मैं तुम्हें जेई मेन के हिसाब से क्वेश्चन करा रहा हूँ ताकि आपका वहां कुछ भला हो जाए। पता पड़ा जी सेम ही क्वेश्चन उठ के आ गया, हम तब भी करके नहीं आए। दुख तब होता है, अब नहीं होता दुख, तब दुख होगा। और यार तो हमारे बैक ईयर पेपर में इसका क्वेश्चन हम तब भी नहीं करके आए, और सीधा काउंटिंग मेथड पे बेस्ड है। तो वहां पे आपने गिना ही तो है और थोड़ा कुछ करा है बेटा, सोचो, सिंपल गिना है, तब भी आप नहीं कर रहे तो फिर कैसे काम चलेगा। आप देखना यहाँ पे बिल्कुल देश तरह से कोई थ्योरम नहीं, कुछ नहीं। हाँ जी, नोट कर चुके बेटा। Yes. देखो यहाँ पे क्या है, 4 डाइस है, नेम्ड एज D1 D2 D3 D4 हैविंग 6 फेसेस। चलो ये भी अच्छा है, एक्सरसाइज क्षेत्र यानी कि हमारी फेयर डाइस जो होती है वैसे। द प्रोबेबिलिटी दैट D4 शोज नंबर अपीयरिंग वन ऑन वन ऑफ D1 D2 और D3। क्या मीनिंग हुआ इसका? मीनिंग थोड़ा सा लैंग्वेज क्या है बच्चा गलत इंटरप्रेट कर लेता है इंग्लिश भाषा की वजह से। ये कह रहा है कि जो D4 पे आए वो D1 D2 D3 में से किसी पे कम से कम एक पे Same जो आ आगे. जाए। एग्जैक्टली वन नहीं है वन ऑफ, है ना। Yes, sir. वन ऑफ कह रहा है, वन ऑफ से मतलब लैंग्वेज का मतलब समझ में है, किसी भी एक पे आ जाए। एक पे जो चाहिए, यानी 2 पे चलेगा चलेगा, 3 पे चलेगा चलेगा। सुनाई दिया? Yes. Yes, sir. तो सीधी सीधी काउंटिंग करो ना यार मेरे, कुछ होने ही नहीं।
आपको कह दी मैं D1 पे 1 लेता हूँ, तो सॉरी D4 पे 1 लेता हूँ, ले ले भाई 1। क्या वो केस चलेगा जब सब पे 1 1 1 आ जाए? Yes, sir. Yes, ये sir. केस 1 चलेगा? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो हम इसे ऐसे क्यों ना काउंट करें मेरे भाई कि ये टोटल 6 केस बनेंगे। जो इस पे आया वही सब पे आएगा, तो ये कितनी बार आ सकता है सर? इस पे 1 रख लो, चाहे 2 रख लो, चाहे 3 रख लो, चाहे 4, चाहे 5, चाहे 6, तो 6 तरीके हो गए, नहीं हो गए? क्योंकि Yes. एक अगर इस पे आया सबको 1 दूंगा, 2 अगर इस पे आया सबको 2 दूंगा। ये केस मैंने 1 बनाया। केस 2 बहुत जल्दी समझ में आ गए 6 तरीके कौन से? आपको Yes, बच्चा कहे सर मान लीजिए मैं इस पे 1 ले लेता हूं, अब मैं चाहता हूं कि सर किसी एक पर 1 आए, जैसे इस पे 1 आ जाए, या इस पे 1 आ जाए, या इस पे 1 आएगा। नहीं पल्ले पड़ी कहानी कि सर इन पे क्या आएगा, कि सर इन पे कोई एक से अलग। तो कंडीशन पूरी हो गई। वन ऑफ द D1 D2 D3 कंटेन सेम नंबर एज ऑन D4। लेकिन मैं लगता है इसे काउंट कर रहा हूं, मैंने रखा है 1 और कहा पहले D1 पे 1 आ जाए, तो इन दोनों पे क्या क्या आ सकता है कि सर 1 मत लाना, क्योंकि अगर आप यहाँ पे 1 लिया है तो आप दोनों पे भी 1 ला सकते हो, फिर तो पहले वाले 6 केसेस में काउंट हो जाओगे। बात समझ में? दोबारा बोलूं, गलती से अगर आप इन दोनों प्लेसेस पे 1 1 लिया है तो इधर काउंट हो जाओगे ना नंबर, वो जो 6 नंबर में 1 1 का है, Yes, sir. Yes. तो वो नहीं होना चाहिए। क्योंकि इसीलिए मैंने केस 2 में कहा कि भैया मैं इस पे 1 लेके किसी एक पे 1 ले रहा हूँ प्लेस पे, तो इन दोनों पे इन दोनों पे इन दोनों पे क्या नहीं लूंगा, 1 नहीं लूंगा, सिंपल है। तो हिम्मत दिखाते हुए बताओ इनके केसेस कितने बनने वाले? 6 into 6. 6 इंटू 6. फिर झूठ बोल रहे हो यार, 5 कहा into था कि 5. 1 नहीं लूंगा, तो 5 इंटू 5 बोलो ना भाई। Yes, sir. Yes, sir. क्यों सुबह सुबह झूठ बोल रहे भाई? और क्या काम खत्म हो गया हमारा? No, नहीं। sir. आप ये क्यों कह रहे हो कि 1 ही लेके काम होगा? ऐसा तो 1 के साथ भी हो सकता है, ऐसा 2 के साथ भी, ऐसे 3 के साथ भी, 4 के साथ भी, 5 के साथ भी, 6 के साथ भी। तो इसका 6 टाइम्स कर दूं क्या? Yes, sir. पक्का? Yes, अच्छा, sir. इसके केस कितने बनेंगे बताओ बेटा? Same. यहाँ पे 1 रखूं और यहाँ 5 पे 1 into रखूं, 5 into 6. 5 इंटू 5 ही तो बनेंगे इन दोनों के लिए। और 6 गुना क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि ये जैसे काम 1 के लिए करा है, ऐसी 2 के लिए भी होगा, ऐसी 3 के लिए भी होगा, ऐसे 4 के लिए भी होगा, 5 के लिए भी, 6 के लिए भी होगा। अच्छा, इसमें क्या होगा बेटा कि सर एग्जैक्टली सेम। क्लियर हुई बात या नहीं बेटा? Yes, sir. तो ये गजब का क्वेश्चन है। काउंटिंग मेथड मैं तुम्हें लिख के दे सकता हूं, तुम्हें ऐसा क्वेश्चन मिल जाएगा, वहां वहां मिल जाएगा ऐसा क्वेश्चन, मानिए। फिर पता पड़ेगा कि यार इतना टुच्चा क्वेश्चन छोड़ के चल दिए। अब बताओ तीसरा केस क्या दिमाग में सोचते हो? जी, 2 इन मैच दो प्लेसेस में Exactly एक दो पे. ये आ जाए. 1, तो यानी कि यहाँ 1, अब मैं इन दोनों पे 1 ले सकता हूँ, Yes. या फिर इस पे 1 ले तो चलेगा, या फिर इस पे, ठीक है नहीं? Yes. अब मुझे बताओ इसके टोटल केस कितने बनेंगे? कि सर अगर 1 में यहाँ रखता हूँ 1 1, तो यहाँ पे 1 नहीं रखूंगा, तो कितने तरीके बने? 5. और ये तो 5. 6 5 हो गए ना, into 6. 5 इंटू, और ऐसा तुम 1 के साथ कर रहे हो क्या 2 के साथ सेम केस ही बनाओगे? 3 के साथ Yes. ऐसा कितने टाइम्स हो गया? 6 6 times. टाइम्स। सेम नीचे लिख दूं क्या? चलेगा? Yes, sir. अब बताओ अगर मैं टोटल केस की बात करने लगूं, तो आप ये देखिए इन्हें काउंट करने के लिए कितना आसान तरीका होगा कि ये तो क्या बन जाएगा 3 टाइम्स ऑफ 5 इंटू 5 इंटू 6 चलेगा। ये क्या बन जाएगा 3 टाइम्स ऑफ एडिशन, केसेस आर ऑलवेज एडिड ना, नंबर केसेस। Yes, क्या sir. होता है बेटा? पीएनसी में भी सुना होगा, 11 से सुन रहे हो, है ना? अच्छा, और कौन सा केस है कि 6 वो रह गया, 6 को चलो बाद में लपेट देंगे। अपॉन टोटल वेज कितने बनेंगे? तो फेवरेबल वेज होगा। टोटल वेज कितने होंगे बेटा? यार इसको बताने के लिए तो मेहनत नहीं करनी ना मुझे, 4 डायरेक्ट चलेंगे तो टोटल केस कितने बनेंगे? अब देखो भाई, 6 को ऐसे रहने दो, या एक काम करो, कर ही लो यार, तुम ही करो मैं करूँ। 6 कॉमन लिया तो 1, यहाँ 25 या 75, और यहाँ 6 कॉमन लिया 5 या 15, ठीक है बेटा? एक 6 कट जाएगा, ये कितना 75 और 15, ये कितना 90 बैठेगा, तो 91, 91 तो कटेगा भी नहीं किसी से, है 216। बताओ
क्या ये जे मेन में आने लायक क्वेश्चन है या नहीं? क्या Yes. इससे इंस्पायर्ड क्वेश्चन नहीं बन सकता जे मेन में? Yes, चार sir. ना देके 5 डाई उछलवा देगा, एक ना देके 1 ऑफ द देके 2 ऑफ द लिख देगा, क्वेश्चन नया तैयार हो गया। और कई बार तो सेम ही रखा हुआ है। मैं आपको बताऊं, शायद 20 की बात है या 21 की बात है, आईटी एडवांस का क्वेश्चन सेम रखा। एक जैसे 3 दिन होते एग्जाम जी मेन का, Yes, sir. एक पहले दिन में क्वेश्चन है पहली शिफ्ट में, एक दूसरे दिन में क्वेश्चन है दूसरी शिफ्ट में, और क्वेश्चन भी सेम, आईटी का ही सेम, एडवांस का सेम, और इससे ज्यादा क्या लोगे? मतलब इतना भी ध्यान नहीं करा पेपर सेटर जो देख रहे हैं कि भाई तूने पेपर देखा कि ते इतनी भी समझ है कि अगले पेपर में तू सेम क्वेश्चन रख रहा, वो भी एडवांस का सेम क्वेश्चन धो दिया तूने इसके अंदर। लेकिन वो दिया क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम खराब करने के लिए था, क्योंकि इसकी कैलकुलेशन थोड़ी, हर बच्चा कैलकुलेशन नहीं कर पाएगा। उसकी कंसेप्ट तो वही है जो अपना आर डी शर्मा बेस्ड है, जो आईआईटी ने पहले पूछ रखा है, आपको नया कुछ नहीं बताना था। लेकिन फिर भी वो बच्चा उस टाइम में वही कर पाएगा जो उस क्वेश्चन कर गया हो। जैसे कि अब मैं ये कह रहा हूँ आपसे, आपको पता है यार ये तो सर ने करा रखा है, उस पर टिक है, तुम्हारा एक बार रीड करना है, रीड तो करके जाना पड़ेगा। देखो जो बच्चा रीड करके नहीं जाएगा वो वहां कभी नहीं कर पाएगा, इसीलिए तो कहते हैं रिविजन बहुत जरूरी है। तो मैंने आपको 2 एडवांस क्वेश्चन करा दिए, समझ में आ गया बेटा? नहीं Yes, sir. अब तो ऐसे यही है, ऐसे क्वेश्चन क्यों नहीं आएंगे? लेकिन बच्चा ट्राई नहीं कर रहा, तो मैं इसमें कर सकता हूँ। ट्राई तो आपको करने पड़ेंगे, ट्राई किए बिना काम नहीं चलेगा। देखो मैं कुछ और 1-2 क्वेश्चन और देखता हूँ जिससे आपको और थोड़ी सी हेल्प मिले। ये था वो क्वेश्चन 2013 वाला, इसका मतलब ये सेम क्वेश्चन है, ये 2013 वाला ये था। कहा ये यहाँ पे खत्म हो गया, शायद ये क्वेश्चन आगे दे रखा है, पैसेज लिखा हुआ है, यहाँ तक खत्म हो गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 पूछा है। सर ये आपने क्वेश्चन किया था ये, है आपने करवाया ये क्वेश्चन। ना ना ना, ये तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि वो जो मैंने तुम्हें आईआईटी वाला क्वेश्चन कराया था ना अभी कुछ टाइम पहले, जब आई जेई मेन के हिसाब से क्लास हुई थी, तभी क्वेश्चन सेम ही कराया था क्या? 6 आंसर कराया था इसका? नहीं कराया था मुझे लगता है। वो ऐसे ही तो था, उसमें भी तो ये था इज ओनली वन, और ये वाला ऑकरेंस ऑफ यही, उस कैलकुलेशन को बढ़ा दिया गया है इस क्वेश्चन में। बस इतना फर्क है इसके अंदर। ये तो दूसरा पैसेज स्टार्ट हो गया मेरा, नंबर बेस्ड क्वेश्चन, इसमें यहाँ से आगे क्वेश्चन नंबर नहीं लिखा, यहाँ तक है क्वेश्चन। करना चाहोगे इसे? 2 बार जेई मेन, एक बार आईआईटी एडवांस, और 13 के बाद शायद 19 या 20 में आया ये जेई मेन में 2 बार से। इसको तो आंसर को याद करके चले जाना बहुत बढ़िया रहेगा, बता रहा हूँ। पता पड़ा जी, फिर मन आ गया इस क्वेश्चन का जेई मेन पे। पर हाँ, इसमें जो लॉजिक यूज हुआ है ना, वो आईटी ने एक बार नहीं कई बार यूज कर लिया। ऐसे जबरदस्ती उसे नहीं दिया, उसने कहा मैं क्वेश्चन थोड़े कैलकुलेशन बढ़ा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे कैलकुलेशन ही बढ़ी हुई है, लेकिन क्वेश्चन में कुछ नहीं है। मेरे ख्याल में यहाँ बेटा जी माइनस है, जैसा मुझे याद है, 2 अल्फा बीटा माइनस अल्फा माइनस 2, चेक कर लो, यही होगा शायद, पीछे माइनस होगा। Yes. अगर किसी का आपने करवा पेपर दिया था। सेम करा चुका हूँ Yes. Yes, Yes. sir. यस सर। पक्का? चलो तो हो गया, तो फिर आगे चलते हैं, मुझे ध्यान नहीं। मजा आया था इस क्वेश्चन आंसर 6 ही आया था ना? Yes. यस सर। चलो ठीक है, 1-2 क्वेश्चन और देखता हूँ। जैसे अब ये देखो, एडवांस 2019 है, मतलब अगर बच्चा थोड़ा सा भी दिमाग लगाए, काउंटिंग 3x3 की मैट्रिसेस है, और जो है आपसे पूछ रहा है कि मैट्रिसेस में केवल मैं क्या रखने वाला हूँ, 0 और 1। अब बच्चा इसे भी काउंट नहीं कर पा रहा, और E1 बटे E2 आपसे पूछ रहा है, यानी क्या पूछा? कंडीशन प्रोबेबिलिटी है। ऐसे ही क्वेश्चन सेम उसमें आ जाएंगे। और ये देखो 94 में सेम स्लैश कंडीशन प्रोबेबिलिटी, क्या मैंने ऐसे न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन नहीं कराया आपको? ये इंडिपेंडेंट, ये तो मैं कुछ क्वेश्चंस आपको कहूंगा तो प्लीज उन्हें ट्राई करो, ठीक है ना? बिना ट्राई के काम नहीं चलेगा। 82 का क्वेश्चन आया हुआ है, ये तो इस टाइप का मैंने क्वेश्चन कराया है ना। 15 कूपन वैसे ये कर सकते हो, मैं कहो तो आपको टिक करवा दूंगा कि भाई ये क्वेश्चन आप ट्राई कर लो, ठीक है? Yes, sir. तभी आप कर पाओगे, नहीं तो मुझे लग रहा है करोगे ही नहीं, और फिर ऐसी भौंदू पे बैठ जाना, क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं है लेकिन तुम करोगे नहीं। अब मैं एक बार क्वेश्चन और देखता हूँ जिसके अंदर जो है
आपको काउंटिंग ही मेथड लगे, मतलब बस केवल काउंट करा, क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन किया होगा, ये भी आईआईटी का आया हुआ है, ये तुम्हारी बिल्कुल बेसिक। ये देखो क्या क्वेश्चन 2070 का स्लैश की वैल्यू पूछ रहा है, इससे क्या नहीं कर सकते। 35 देखो 2012 में आया हुआ, ये लल्लू सा क्वेश्चन है। मैं ये बता रहा हूँ कि तुम्हें, अच्छा ये क्वेश्चन मैंने तुम्हें याद ही करा दिया था, याद है। E बार F इक्वल टू 1 कहा था ना, ऊपर पहले वाले बार लगा दो, Yes, sir. मल्टीपल ट्रू में होगा शायद ये, तो इस पे बार लगा तो यहाँ पे बार हट गया। कौन कौन से ट्रू होंगे, कोई बच्चा बताएगा मुझे इसमें? कोई बच्चा बता सकता है कौन सा ट्रू होगा इसके अंदर? पहला होगा D. और डी। वेरी गुड, डी भी होगा, क्योंकि मैंने कहा था नीचे तो सेम रहे, ऊपर में किसी एक पे बार आ जाए। प्रॉपर्टी प्रूव कराई थी, कहा भी था प्रूव भी कराई थी, और डी आपने बिल्कुल सही बताया। देखो अब जैसे जो मुझे दिख रहा है, अब ये जो तो पैसेज है ना, ये वाला, ये पैसेज टफ था, इसको काउंट करना टफ था। मैं इतना तो समझ लेता हूँ देखते ही, क्योंकि हम कराते रहते तो हमें याद है। कुछ काउंटिंग वाले क्वेश्चन इतने आसान आते हैं, बच्चा उनको भी नहीं कर रहा। ये 12th का क्वेश्चन है जो इसमें दिख रहा है। अब देखो मैं तुम्हें एक आधा क्वेश्चन और दिखाता हूँ, देखो। वैसे ये क्वेश्चन भी बेकार ही है, अभी तुम्हें थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी और पढ़ाऊंगा ना, तो ये क्वेश्चन भी आप समझ लेंगे। देखो जैसे अब ये आया 2008 का दिख रहा है क्वेश्चन, दिखा यहाँ पे, एक मिनट, ये कराया था 2008 वाला? नो सर। नहीं कराया था, तो देखो जरा, आप खुद ही इसको शो कर लोगे। 10th की छोटा सा कंसेप्ट लगना है, जो तुम पढ़ते रहते हो कि कोई दो स्ट्रेट लाइन कब कंसिस्टेंट होती है, कब सॉल्यूशन रखती है। देखो मैं आपके लिए पढ़ता हूँ, आप बाद में लिख लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, कंसीडर सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस, दोनों लाइंस कैसी हैं जो ओरिजिन से पास होंगी या नहीं, Yes, sir. क्योंकि उसके अंदर कांस्टेंट टर्म नहीं है। ए बी सी डी लो, कितना आसान कर दिया कि ए बी सी डी आपको 0 1 में से छाट रहे हैं और कुछ नहीं। स्टेटमेंट उन्होंने कहता है द प्रोबेबिलिटी दैट द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज ए यूनिक सॉल्यूशन। अरे यार यूनिक सॉल्यूशन कह रहा है कि ठीक है सर, ax प्लस बी वाई इक्वल टू 0 एंड सी एक्स प्लस डी वाई। एक 10th के बच्चे को भी पता है कि यूनिक सॉल्यूशन कब होता है, बोलो। a अपॉन सी इज नॉट इक्वल टू b अपॉन डी, यही होता है भाई, ठीक है। Yes. यानी ए डी इज नॉट इक्वल टू सी बी, ये दोनों बराबर नहीं होने चाहिए, क्वेश्चन खत्म। क्यों जी? और मजे की बात है, ए बी सी डी ऑल आर टेकन फ्रॉम 0 और 1, यही है। तो एक चीज बताओ, जब ए बी सी डी की वैल्यू मुझे 0 1 ही रखनी है, तो जब 0 0 रख दिया तो इसकी वैल्यू 0 बनेगी, और इसी में अगर 1 1 रख दिया तो 1 बनेगी, और एक 1 0 रख दिया तो प्रोडक्ट फिर से 0 आ जाएगा। यानी कि ए डी और बी सी बी की वैल्यू या तो 0 आ सकती है या फिर 1 आ सकती है। एम आई राइट बेटा? Yes, sir. और ये दोनों बराबर ना हो तो ऐसा तब हो सकता है, ये 0 बन जाए तो ये 1 बन जाए, या ये 1 बन जाए तो ये 0 बन जाए। क्यों भाई? यही है। अब बताइए, कोई कहे जी ये 1 कब बनेगा, कि ये तो 1 तभी बनेगा तो इसे 1 1 लेगा, या नहीं? और कोई तरीका ही नहीं, सी और डी को दोनों को 1 ले ले। तो सिंपल काउंटिंग कर रहा हूं भाई। अब कोई कहने लगे सर ये 0 कब बनेगा, कि भैया इसको ए को तू ले ले 0 तो डी को ले ले 1, और इसको ले ले 1 तो इसको ले ले 0, और दोनों को 0 तो भी 0 बन जाएगा। मैं ठीक कह रहा नहीं? Yes. तो इस 1 के साथ ये भी आ सकता है, ये वाला केस भी आ सकता है, ये वाला, तो कितने केस हो गए टोटल? 3। अरे इसको 0 1 लिया तो इसको 1 1, ये तो फिक्स है। इस एक के साथ ये 3 नहीं आ सकते। यस। सेम इधर, इधर 1 कब बनेगा एडी, जब ये 1 1 हो। उधर 0 कब बनेगा, या तो ये 0 1 हो, इसी तरीके से इसको 0 ले इसको 1। अब की बार सी को 1 दे दें और बी को 0 दे दें, अब की बार दोनों को 0 दे दें। कितने केस बन गए इसके बेटा? 3 और 3 6, या मल्टीप्लाई कर दो 3 3 9 केसेस बन रहे, ऐड करूंगा तो 3 और कोई केस बन सकता है भाई, बोलो दिमाग में आ रहा हो तो। मेरे ख्याल में बहुत है, क्यों भाई? यस सर। तो 6, और भैया ए बी ए की ए को मैं 0 1 में से ले सकता हूँ, इसको भी 0 1 में से ले सकता हूँ, तो टोटल केस कितने बनेंगे? 2 2 2 2, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2,
सबको, अरे यार ये सोचो ना, ABCD को भरना है मुझे, और सबके केसेस कितने हैं, सबके इन खाली स्थानों को कितने से बचता हूँ, एक ही क्या क्या दे सकता हूँ, एक को 0 2 0 1, ऐसे ही B को भी 0 1, तो ये भी एक एंड B को भी भरना है, C को भी भरना है, D को भी भरना है, तो टोटल केस कितने हो जाएंगे 2 × 2 × 2, तो ये कितना हो गया 3, तो 3/8 हो गया। क्वेश्चन इज ओवर। तो स्टेटमेंट 1 क्या कहती है, प्रोबेबिलिटी इज 3/8। हाँ जी, मैच हो गया। अगले में क्या कहता है स्टेटमेंट 2, द प्रोबेबिलिटी दैट द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन हैज अ सॉल्यूशन इज 1। ये तो गलत है, ऊपर अभी निकाला था प्रोबेबिलिटी सी क्या आई थी 3/8, ये गलत हो गया। तो बताइए कौन ऑप्शन कौन सा ठीक हो गया, 1 ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया या नहीं बेटा? काउंटिंग समझ में आई कैसे करी हमने? यस सर। चल दें आगे, सर सिंपल वैसे यार। हाँ बोलो। सर जब ओरिजिन से पास हो रही है तो सोल्यूशन तो हमेशा आएगा ही आएगा। सर उसने यूनिक नहीं पूछा, उसने सिर्फ ओनली सॉल्यूशन पूछा है। चलो दोनों लड़ रहे थे, ठीक लड़ रहे थे, जरा बताना। सर मेरे हिसाब से स्टेटमेंट 2 सही होगी। हाँ, स्टेटमेंट 2 सही हो, क्योंकि जो ABCD आपके हिसाब से क्या बन जाएगा, कभी भी कुछ भी बने ओरिजिन से तो पास होंगे। अच्छा, 2 लाइनें ओरिजिन से हमेशा पास होंगी। अच्छा एक चीज बताओ, जब मैं A और B को दोनों को 0 रख दूंगा, सिस्टम खत्म। अब तो एक ही क्वेश्चन रह गई, C और D को 1 1 दे दूंगा, अब क्या होगा, वो सिस्टम ही खत्म हो गया, तो क्वेश्चन चलेगी वहां से। A और B को अगर मैंने 0 दिया, नहीं समझे क्या कह रहा हूं, सिस्टम तो खत्म हो गया, सॉल्यूशन कहां से आ गया, समझ गए या नहीं क्या क्या कह रहा हूं? जब मैंने या तो A और B को दोनों को 0 दिया तो इक्वेशन एक बच गई, सिस्टम ही नहीं बचा, एक इक्वेशन बची। जब C और D को 0 0 दे दूं तो AX + BY होगा, तो दोनों का साइमल्टेनियस सॉल्यूशन तो 0 0 नहीं आ पाएगा ना, तो दूसरी इक्वेशन तो होगी नहीं उस केस में। क्लियर? यस सर। मैं भी ये सोचता था इसमें मृदुल के जो है यार, और ये तो बिल्कुल ठीक होगा क्योंकि एक सॉल्यूशन जरूर हमेशा आएगा, तो फिर तो बच्चे को वहां पे यूनिक सॉल्यूशन के लिए ऊपर तो पहले वाले को गलती कर देना चाहिए सीधा सीधा, और कोई किसी का एक्सप्लेन करेगा तो यहाँ तो वो वाली बात ही नहीं है, क्योंकि हम दोनों को यूनिकली अलग अलग काउंट कर रहे हैं काउंटिंग मेथड से, कोई किसी को एक्सप्लेन क्या कर रहा है भाई। ठीक है, तो इसलिए Yes, sir. क्वेश्चन फंसाने वाला है, बस फंसा दिया गया है सब, तो मतलब ये क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है बेटा, कंपटीशन में भी, आपके जेईई मेन में भी। मैं तो बहुत हल्के हल्के क्वेश्चन से देख रहा हूँ, आपको पैसेज करना है पैसेज कर लो, कोई एक देखो ये पैसेज ही था नहीं, इसमें वैसे क्या कुछ भी था, पैसेज स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन था, लेकिन अगर पैसेज वाला तुम यहाँ देखो, ये दिखाई दे रहा है कौन से ईयर में आया हुआ, ये 2014 में आया, देखो इसे देख लो। मैं तो पता पढ़ के पता क्या देखता हूँ, अरे काउंटिंग मेथड है ये, हाँ यार काउंटिंग मेथड है, चलो इससे कराता हूँ बच्चों को। मैं ऐसे देख रहा हूँ क्वेश्चन, ताकि बच्चा ये कहे कि हाँ सर कुछ भी नहीं इन क्वेश्चन में, तो आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस लाना और कुछ नहीं है, और उस क्वेश्चन की वजह से मत मरो बिल्कुल ही कि सर ये तो बहुत ही टफ था, आपने कराया था तो मुझसे हो ही नहीं रहा था। अरे नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा था, जरूरी है इसको करना, किसने कह दिया जरूरी है इसको करना, बिल्कुल मत करो। चलो जी करो जरा, क्वेश्चन कैसे करोगे बेटा, एक बार हल्का सा इसको रीड करो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, पैसेज वाला क्वेश्चन है, और फिर काउंटिंग मेथड पे भेज दिया, सीधा सीधा, कुछ नया नहीं इसके अंदर, काउंटिंग है सिंपल। एक बॉक्स है, अब जैसे जैसे वो कहता है उससे उससे को लिखते चले जाओ, आपको समझ में आ जाएगा। बॉक्स 1 कंटेन्स 3 कार्ड्स बियरिंग नंबर 1 2, यानी चलो जी इसमें भी आपके बॉक्सेस हैं, पहले बॉक्स में क्या नंबर 1 2 एंड 3, बॉक्स 2 कंटेन 5 कार्ड बियरिंग नंबर, उनके ऊपर नंबर लिखा हुआ है 1 2 3 3 4 एंड 5, और भैया तीसरा बॉक्स है आपके पास, और 1 2 3 4 5 6 और 7 भी है भाई। चलो
अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ईच ऑफ द बॉक्सेस। ठीक है, हर बॉक्स से कितने कार्ड निकाल रहे हैं हम? एक। चलिए हर बॉक्स से कार्ड आपको निकालना ही निकालना है। एंड एक्स आई बी द नंबर ऑन द कार्ड। अच्छा, एक्स आई बी द नंबर ऑन द कार्ड ड्रॉन फ्रॉम ith बॉक्स। ड्रॉन फ्रॉम ith बॉक्स कहने का मीनिंग क्या हुआ? अगर मैं x1 लिखूंगा तो x1 का मतलब क्या हुआ? नंबर ऑन द कार्ड, बोलो, नंबर ऑन द कार्ड ड्रॉन फ्रॉम First box. फर्स्ट बॉक्स। Yes, sir. x2 का मतलब क्या होगा? नंबर ऑन द कार्ड ड्रॉन फ्रॉम सेकंड बॉक्स। आइडिया 2 जाएगा तो सेकंड बॉक्स से। और x3 का मीनिंग क्या होगा? नंबर ऑन द कार्ड ड्रॉन फ्रॉम थर्ड बॉक्स। सुनाई दे गया? तो ये x1 x2 x3 आपको डिफाइन कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। आया कहता है, कहता है द प्रोबेबिलिटी दैट x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू ऑड। अब भैया बताओ मुझे, कितनी सिंपल सी काउंटिंग आपसे वो चाह रहा है। वो आपसे ये कहता है कि भाई तीनों कार्ड बैग से जो कार्ड निकलने वाला है उनका नंबर का सम क्या रहे। क्या चाह रहा है? ऑड। ऑड का मीनिंग क्या हुआ? कि सर ऑड का मीनिंग हुआ कि तीनों नंबर से सम ऑड आए और हर जगह से आपको एक कार्ड निकालना है। ठीक है, तो पहले बॉक्स में से मैं 3 नंबर का सम ऑड कब आएगा? जब तीनों ऑड हो जाए। आ जाएगा नहीं आ जाएगा बेटा? यस सर। तीनों इवन हो जाए आ जाएगा? नो नो सर। तो और ले लो अगले को। या फिर इधर इवन हो जाए, इधर ऑड हो जाए, इधर इवन हो जाए, या फिर इधर ऑड हो जाए, इधर इवन हो जाए, इधर इवन हो जाए। क्या और कोई केस बन सकता है? मेरे ख्याल में नहीं बनेगा। दो इवन एक और। 2 इवन एक और ले तो लिया बेटा, 2 इवन एक और। सर ओके, ये वाले 2 इवन आ जाए, इस वाले से ऑड आ जाए, इससे ऑड आ जाए, बाकी 2 से इवन आ जाए। और हर में से वो निकालने, तीनों बैग से आपको एक कार्ड निकालना। तो टोटल केसेस तो मेरे ख्याल में इसमें टोटल कार्ड 3 है, 3 में से कोई एक लो। एंड उसमें से भी एक चाहिए, प्लस नहीं करोगे? अभी तो प्रोसेस ही पूरा नहीं हुआ, तो इंटू होगा, क्योंकि एक कार्ड इससे भी लेना है। कितने कार्ड से? 5c1 इंटू कितने कार्ड है बेटा? 7c1। प्रोसेस पूरा हो गया, तीनों में से एक कार्ड आ गया। ऐसे यहाँ पे इससे ऑड निकाला, यहाँ पे ऑड कितने दिखाई दे रहे भाई? एक और 3। तो 3c1 क्या प्रोसेस कंप्लीट हो गया? नहीं सर, ये तो केस 1 कंप्लीट हुआ आपका भी, वो भी नहीं हुआ। प्रोसेस आएगा अभी इसके अंदर। प्रोसेस में तुम्हें दूसरा भी ऑड चाहिए। ऑड कितने भैया इसमें? 1 3 और 5, कितना आएगा? 3c1 इंटू इससे भी और चाहिए, तो 1 3 5 और 7 कितने हो गए? 4c1। समझ में आया? तो 4 के बाद पहले में 2c1 है। पहले में 2 है, अच्छा सॉरी 3, तो 2, तो 6 चौक 24 हो गए केस बेटा। केस 2 पे आए। केस 2 क्या कह रहा है? इवन इवन और इवन कितने? यहाँ पे एक ही है, तो एक में से एक ही निकाला, एक ही तरीका होगा। इससे भी इवन निकाला तो 2 और 4 ही है शायद, 2c1। इससे आपको फिर से और लेना है, तो और तो ऊपर भी लिए, तो ऊपर और 4 थे, 4c। कितने हो गए भाई? 4 दूनी 8। अब पहले वाले से इवन चाहिए, इवन कितने इसके अंदर? एक ही है, तो 1c1। इससे और में से एक चाहिए, और कितने थे? यहाँ पे 3 थे, 3c1। इवन कितने बेटा इसमें? इवन है 2 4 6, 3 है ना? 3c1 कितना आ गया भाई? 9। चलेगा? गलती तो नहीं है? चेक कर लो जरा, चेक कर लो भाई। ठीक है, चलो। यस तो सर। अब आ जाओ इस पे से। और इसमें 2 है, 2c1। इवन कितने इसमें? 2c1। इवन तो 2 ही थे ना? हाँ। और इसमें इवन कितने? 3c1। ये कितना बन गया बेटा? 3 दूनी 6, 12 बनेगा। तो कितना बन गया बेटे? 12 8 तो हो गए 20, और 9 और 24 कितने जाए? 33। तो 53 बनने चाहिए ऊपर। नीचे कितना बन रहा है? 50, तो 13 नहीं कटेगा भी शायद, 15
सत्ते 105, देखना आंसर 53/105 की नजर आ रहा है। लो मुझे बताओ इसमें कौन सी आपने प्रोबेबिलिटी लगाई है भाई, बताना। सिंपल सिंपल यार, काउंटिंग कर रहे हो इतना तो आपको बच्चा कंपटीशन दे जा रहा है, उससे कोई ये केसेस भी निकालने नहीं आते तो फिर वो बेकार में, फिर तो उससे बोर्ड का पढ़ना चाहिए आराम से बैठ के। उसमें भी इससे टफ क्वेश्चन है, उसमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी फिर बच्चों को, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। आगे समझ में कोई डाउट है बेटा? ये केस 3 था, ये केस 4 था, सारे केसेस को ऐड कर दिया, नीचे टोटल वेज लिख दिए। अब इसके अंदर 12th की प्रोबेबिलिटी को यूज हो रही है? नहीं सर, सही तो बेसिक है अपनी, जो 10th की प्रोबेबिलिटी होती है टोटल केस, फेवरेबल केस, और कोई काउंटिंग के लिए कोई स्पेशल थ्योरम भी तो नहीं लग रही, तो क्या है जी काउंटिंग के लिए स्पेशल थ्योरम लग रही है? 10th में भी देखा है तो सोच सकता है बच्चा कि कितने केस बनेंगे। चल दूं आगे? नहीं बोलो बेटा। यस सर। यस सर। चलो सर उसमें सेकंड और पार्ट देखो कोई दिमाग में दिख रहा है क्वेश्चन यहाँ पे काउंटिंग पे, मुझे अभी उसमें दिखा दूसरा तो पार्ट है। बचा है। सर उसमें हैं? एक पार्ट रह गया है। एक पार्ट रह गया इसमें, Yes, तो sir. बैक बैक हो जाते, बैक आ जाओ, कहाँ गए? पीछे ना, आ जाओ। अब क्या कहता है, द प्रोबेबिलिटी दैट x1 x2 x3 आर इन एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, देखते हैं x1 x2 x3 आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसी यहीं पे देख लेते हैं, क्वेश्चन भी यही हो जाएगा। अब आप बताओ एपी कब होगी बेटा? जब x2 की वैल्यू क्या बनेगी, x1 प्लस x3/2, और तुम्हें पता है x1 x2 x3 सारे क्या इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव या नहीं, 1 से लेकर 7 के बीच में आ रहे थे सारे नंबर। यस सर। डेफिनेटली 2 से कटना चाहिए तभी x2 क्या बनेगा, इंटीजर पॉजिटिव बनेगा। तो x1 x2 कैसे मिलने चाहिए आपको, मल्टीपल ऑफ इनका समीशन क्या मिलना चाहिए हमेशा, इवन। 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 और ये इवन कब मिलेंगे दो नंबर, अगर या तो दोनों के दोनों क्या बन जाए, इवन, या दोनों के दोनों क्या बन जाए, ऑड बन जाए। और और। क्या आप बताइए इससे इस पे कोई फर्क पड़ेगा, x2 क्या होना चाहिए, x2 तो कितना भी ले लो, कुछ भी लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा या नहीं, कोई भी नंबर निकाल लो उसमें से। तो इसका मीनिंग अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन को देखें ध्यान से तो हमारा काम बन जाता है। हम केसेस के लिए थोड़ा सा, ओहो बैक्स नहीं दिख रहे, थोड़ा छोटा करके देखो इसको बेटा, तो क्या पता काम बन जाए। ओहो चलो। ये बताओ दिखाई दे रहा है भी या नहीं दिखाई दे रहा, बोलो परफेक्टली विजिबल है या नहीं? Yes, sir. यस सर। अब बताओ मुझे कि मुझे दोनों से इवन नंबर चाहिए, एक एक कार्ड तो एक ही निकालना था ना, बिगिनिंग नंबर उस पर लिखे हुए तो इसलिए मैंने थोड़ा स्पेस ले लिया। बताओ जी x1 और ये x3 है, सॉरी, है ना? तो टोटल केसेस तो वही है, नीचे क्या लिखना है, 3c1 इंटू 5c1 इंटू 7c1, आधा काम तो पहले ही कंप्लीट है। दोनों इवन x1 से x3, ध्यान रखना है, एक x1 का मतलब है पहले बैग से, और x3 का मतलब लिखा ना एथ बॉक्स। तो बोलो जी इससे इवन निकालो, कितने होगा, 2c1, 2c1 नहीं सॉरी 1c1 यार, एक ही तो इवन नंबर है। और x3 से भी इवन निकाल, इवन के लिए क्या क्या है बेटा, 2 4 6, 3c1 या नहीं। और इसमें से निकाल सकते हो कि सर इसमें तो x2 तो अपने आप ही जब कुछ भी आएगा, तो मेरे हिसाब से तो कुछ भी रख लो, 1 2 3 4 5, 5 में से कोई सा भी ले लो। यस सर। कितने तरीके आएंगे x1 हैं? सर 1। केवल एक ही तरीका हो ना, कोई भी ले लो। ये थोड़ा 5 से 1 दो, 5 से 1 दो तो फिर तुम 5 वेज हो गए कि नहीं नहीं एक ले लो तो काम चले, 2 ले, तो इसको तुम एक ही लो, इसको कोई करने की जरूरत ही नहीं है, बल्कि लिखने की भी जरूरत नहीं है। प्लस या क्या बन सकता है बोलो, अब की बार दोनों को और लेना, तो इसमें से और उसमें से, इसमें और कितने हैं 2c1, और इसमें और कितने बेटा 7c, और 7 नहीं सॉरी 1 2 3 4, 4c1, और उसमें से कुछ भी है, एक ही तरीका उसका, कोई भी उठा ले एक ही तरीका आग बंद करके। तो कितने तरीके को बेटा, 3 और 4 दूनी 8, 11 बनेगा क्या भैया, देखना यस सर। 4 दूनी 8 और 3 11, ठीक है। नीचे वही है कितना 105, क्या ऑप्शन है ऐसा, देखो इसमें है बेटा कोई ऑप्शन,
यस सर। ये रहा। तो देखिए यहाँ पे कई बार बच्चा कंफ्यूज हो सकता है, एपी की वजह से डर जाए, लेकिन फिर भी डरता भी है तो भी एक क्वेश्चन को वो कर देगा। इसको ना भी कर तो उसके नंबर मिलेंगे उसे। नेगेटिव तो ना करे अगर डरता भी है। एक एक नंबर पे कम से कम बेटा 1000 से 1500 रैंक का एडवांस में तो पीछे हो जाता है। एक नंबर एडवांस में बहुत मैटर करता है, और उसमें तो डेसिमल में जाके करता है मैटर। किसमें? जेई में कोई तो लाखों बच्चा बैठता है उसके अंदर, तो इसलिए थोड़ा सा केयरफुल लो। जो ठीक हो जाता है उसको ठीक करके आगे चलो। हाँ, मैं और कौन सा क्वेश्चन दिखा रहा था आपको, याद दिलाओ। कोई कुछ दिखाई दिया था मुझे, मैंने कहा ये कर लो, इससे बढ़िया। तो कौन सा था? पीछे किया था, आई किया था है? थक गया क्या? नो सर। किधर किधर करूँ, ऊपर करूँ क्या? ऊपर लिया नीचे लिया था, मुझे ये ध्यान ही नहीं आ रहा। एक मिनट, काउंटिंग वाला दिख जाए तो बढ़िया है ना। अब देखो ये है तो ये भी काउंटिंग वाला, पर अभी मैंने आपको वो नहीं पढ़ाया ना, क्या कहते हैं बेस, तो उससे बेस पे बेस्ड है। मतलब एकदम पता पड़ता है कि बेस है क्या है ये। इसमें भी कंडीशनल और बेस है दोनों। एक मिनट, एक वो दिखा था डाइस वाला, दिखा वो 0 1 वाला दिखा था इसमें। एक मिनट बस। सर मैट्रिक्स वाला हाँ हाँ हाँ, मैट्रिक्स वाला। कौन सा था वो? ऊपर है 2019 का। वो लग रहा था मुझे कि मैंने कहा काउंटिंग होगी, जब मैट्रिक दिखाई दिया था तो कितना था? 2019 99 का था। 19 19 क्वेश्चन है तो बहुत आगे पीछे है। 2019 का है। अब देख लीजिए कहाँ है। और तेरी, भी तो बीच में निकाले मैं ऐसे। 1 मिनट। 2021 आ गया तो सर ये रहा। कौन सा? ये रहा 2019। ये क्या था ना, मैं कंडीशन पे आप चाहो तो इसमें से कुछ पकड़ सकते हो। 2019 में देखो, चाहे 2009 हो, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। बात है कि इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं जेई मेन में, बहुत। बात यह है कि करने वाला बच्चा चाहिए थोड़ा सा। या नोट कीजिए इस क्वेश्चन क्या कह रहा है। एस बी द सैंपल स्पेस ऑफ 3x3 मैट्रिक्स हैविंग एंट्रीज 0 and 1। केवल 0 1 आएगा एंट्रीज में। लेट इवेंट्स इवन इनटू, इवन क्या कह रहा है? इवन कह रहा है डिटरमिनेंट 0। ठीक है। E2 कह रहा है सम ऑफ एंट्रीज A is 7। अच्छा ठीक है, यानी सम ऑफ एंट्रीज जो उसके अंदर 9 एंट्री आ रही है 0 1 को लेके, वो 7 बने। इफ द मैट्रिक्स इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम S, ठीक है, देन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशन बोल रहा है, मत बोलता तो भी हम समझ जाते। ये आपसे जानना चाह रहा है E1/E2, यानी कि प्रोबेबिलिटी E1 दैट E2 हैज ऑलरेडी अकर्ड, यही है ना, वो हो चुका, या प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 दैट E2 इज गिवन, यही होता है। अब आप मुझे बताओ ईमानदारी से कि E2 हैज ऑलरेडी अकर्ड, तो E2 के चीज काउंट करना बहुत आसान है। आप ये बताइए, जब आप मैट्रिक्स बनाएंगे इसमें के अंदर, जिसका डिटरमिनेंट जो भी बात हो रही होगी, तो मैट्रिक्स में यहाँ पे क्या नजर आ रहे होंगे? मेरे ख्याल में 0 1 0 ऐसे ही नजर आ रहे होंगे, या नहीं? या तो 0 0 ले लो, या कहीं पे 1 1 ले लो। अब एक चीज बताओ, अगर ये 9 एंट्री है, तो 9 एंट्री में मान लीजिए कहीं पे A11 है, फिर A12 है, फिर A13 है, फिर A21 है, फिर A22 है, फिर A23 है, या A11 में तो छोड़ो, थोड़ा आसान लिख लो, लिखने में आपको आसानी होगी। इसे लिख लो यहाँ पे XYZ, यहाँ पे लिख लो PQR, यहाँ पे लिख लो ABC। तो इन सब की वैल्यू तो फ्रॉम टेकन फ्रॉम 0 and 1 ना, या नहीं? अब आप सम क्या चाहते हैं एंट्रीज का? 7। तो यार ओवियस है, सब 7 बार तो लेना पड़ेगा 1। 3 और 3 6 एक साथ, और 2 बार लेना पड़ेगा 0। मैं ठीक बोल रहा हूँ? तो 7 सम बनेगा बेटा। यस सर। तो ये तो गिवन है, यानी ऐसा होगा। इसमें से फिर हमें क्या निकालना है? वो केसेस के
कब इन केसेस को यहाँ पे व्यवस्थित करने के बाद इसका डिटरमिनेंट क्या बनेगा, 0। वही बड़ा आसान डिटरमिनेंट। आप ये बताइए इनको एक्स वाई जेड और पी क्यू और एबीसी के प्लेस में रखने के कितने तरीके होंगे, कितना सा बता दो उसमें। 7 बार ए 7 टाइम्स 1 और 2 टाइम्स 0, इनको यहाँ पे फिल करना है, कितने तरीके बनेंगे बताओ। फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 2, यानी कितने बने, 9 गुणा 8 तो ऊपर से निकल जाएगा, फैक्टोरियल 7 कट जाएगा, है ना, और Yes, 1 sir. गुणा 2 ये निकल जाएगा। अच्छा, और सभी इस बात से संतुष्ट है कि ऐसा ही होगा। मैं इनको अरेंज करना है। एक क्यू मैंने कई बार पढ़ा आपको, जब 11th-12th के लेक्चर लिए तो उसमें भी ये पढ़ा है कि इन सबको अरेंज करना हो, चाहे एक क्यू में या 4 क्यू में, सीधा अरेंजमेंट का तरीका वही होगा जो एक क्यू में होता है, चाहे 2 क्यू में बैठाओ चाहे 4 में बैठाओ। तो क्या है तरीका, ठीक है भाई। बोलो बोलो भाई, डर है क्या, डर लग रहा है इसमें। तो सीधी सी बात है, अगर मुझे इन सबको एक क्यू में बैठाना होता, अरेंज करना होता, तो 9 टोटल आइटम में फैक्टोरियल 9 से अरेंज होंगे, लेकिन इसमें 7 आइडेंटिकल और 2 दूसरे टाइप के आइडेंटिकल, 2 से डिवाइड होगा। अब कोई सोचा कि हम तो इसे 3 क्यू में बैठा रहे, तो भी ये तरीके में, इन्हें 10 क्यू में उठाओगे तो भी ये तरीके में। ठीक है, मेरे ख्याल में तो ठीक है भैया। अब कहानी आती है कि सर इसी में से ये टोटल केसेस बन गए E2 हमारे, इसी में से हमें क्या निकालना है, जो E1 और E2 का इंटरसेक्शन हो, यानी E2 से इंटरसेक्शन, यानी E1 से इंटरसेक्शन देखना है E2 का, तो जिसमें इसका डिटरमिनेंट 0 बने। अब सोचो कि अगर मैं एक रो के अंदर 2 0 ले लेता हूं और एक ये ले लेता हूं, 2 0 एक रो में और एक 1 ले लेता हूं, तो क्या डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 नहीं आएगी, क्योंकि इसमें तीनों 1 1 1 हो गए, तो 2 रो आइडेंटिकल हो गए, तो उसका डिटरमिनेंट क्या आना है, 0 आना है या नहीं। Yes, sir. और ऐसा ही जब 1 यहां आ जाएगा, समझ रहे, और ऐसा ही जब 1 यहां आ जाएगा, इस मैट्रिक्स का भी डिटरमिनेंट 0 बनना है, इस मैट्रिक्स का भी डिटरमिनेंट 0 बनना है। संतुष्ट इस बात से नहीं। Yes, sir. तो अगर ऐसा रो 1 के साथ हुआ, तो इसको अगर मैं ऊपर कर दूं, इसको यहाँ पे ले लूं, और अगली बार इस 0 0 1 को यहाँ ले लूं, तो भी उसके 3 केस जो बन जाएंगे। तो टोटल कितने केस बनेंगे सर, ये 3 तो केस है ही, और जब आप इन्हें आगे पीछे लाओगे तो हर किसी का 3 टाइम्स हो जाएगा, क्या 9 केस बन जाएंगे या कितने बनेंगे, 9 बनेंगे। पक्का कर दूं 9। अरे यार ये समझो, लिख के दिखाओ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ इसी का ही आप 1 1 1 तो ऊपर ले लो, ये वाला यहाँ ले लो और ये वाला यहाँ कर लो, ये रो R2 और R1 को आपस में इंटरचेंज कर दिया, तब भी 2 ये रो आइडेंटिकल दिख रही है। इसी तरीके से मैंने इस बार 0 0 1 यहाँ लिया है नीचे, और ये 1 1 1 ऊपर कर दिया, जबकि बार R2 R3 को इंटरचेंज कर दिया, क्योंकि ये तो ध्यान रखना, मुझे 2 0 और 7 बार 1 लेना, तो इन्हीं में से निकले केसेस, इन तीनों के डिटरमिनेंट 0 होंगे। ऐसे ही दूसरे वाले केस के लिए करूंगा, ऐसे तीसरे वाले केस लिए करूंगा, तो 3 3 9 हो गया, नहीं होगा बेटा। Yes. ये तो हो गया रो के साथ काम। क्या मैं ऐसा कॉलम के साथ कर सकता हूं, अगर ऐसे यहाँ ले लिए, ये कॉलम में लिख लिया 0 0 1 या 1 0 0 और फिर यहाँ पे तीनों 1 डाल दिए, तो क्या डिटरमिनेंट 0 आ जाएगा इस मैट्रिक्स का भी। Yes. Yes. इन 2 कॉलम की वजह से आ जाएगा, निकालने की जरूरत नहीं है। और ऐसा फिर से बिल्कुल एग्जैक्टली 3 बार होगा, 3 3 9 टाइम्स, या इसको समझाने की जरूरत है, जब भी एक बार कॉलम इधर जाएगा फिर एक बार यहाँ आएगा, और फिर 0 0 1 1 भी आपस में इंटरचेंज करेंगे, 9 तरीके ये भी होंगे।
बताओ, एग्री? यस सर। और ये इसमें कॉमन तो है क्योंकि मैं इसी में से लेके केस बना रहा हूं। ठीक है भाई? बोलो। यस सर। Yes. अगर यहां तक ठीक है तो मुझे बताओ, अगर मैं किसी और को केस बन सकता है 2 0 1 रो में चल के या एक कॉलम में चल के, क्योंकि जैसा रो के साथ होगा वैसा कॉलम कॉलम के साथ, तो चाहे आप रो से सोचो या कॉलम सोचो। अगर मैंने कॉलम सोचना चालू करा तो मैं सारे केसेस ले चुका जब 2 0 एक कॉलम में आ जाए या 2 0 एक रो में आ जाए। अब अगर आप कभी भी ऐसा करते हो कि सर मैं एक यहां ले लेता हूं और एक 0 में यहां ले लेता हूं, तो बच्चा गलत सोच रख रहा है, क्योंकि ये वाला केस हम काउंट कर चुके हैं। जब ये यहाँ आया होगा और ये ऊपर चले गए, मैं ना तो 2 0 एक कॉलम में रखूंगा पर्टिकुलर, और ना ही 2 0 एक रो में रखूंगा, क्योंकि ये वाले केस में सारे के सारे काउंट कर चुका हूं। कोई बच्चा कई बार सोचता है सर तब तो ऐसे कॉलम में रखो, अरे ये कॉलम में तो आ गया है, पहले भी 9 केसेस में नहीं आ गया बेटा। यस सर। तो अगर कोई बच्चा कहे सर अब मैं चाहता हूं कि मैं इन्हें अलग अलग रखूं इस तरीके से, अब तो ना तो दोनों 0 एक रो में है ना ही एक कॉलम में, ऐसा केस बनेगा नहीं बनेगा बेटा? बनेगा? Yes. यस सर। इनमें होगा वो कि हाँ सर इनमें श्योर होगा वो, क्योंकि ये तो वो है जब इनका सम पूरा टोटल 7 बन जाएगा। वो तो आपने अरेंजमेंट में करा है। तो अगर मैं इसमें देखने लगूं तो मुझे इसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं मिलेगा। क्यों? किसी से भी ओपन करके देख लो, पहला 0 फिर -1, तो 1 -1 फिर +1, और ये 1 -0 आ गया 1 बेटा। Yes. अब कोई बच्चा कहने लगे सर मैं औरों के बारे में क्या सोचूं, तो मैं उस बच्चों को बताना चाहूंगा इसको वो 2 रो की तरफ से देखे, तो 2 0 अलग अलग डिफरेंट रो में, तो डिटरमिनेंट 0 नहीं आया। और जरा इस कॉलम की तरफ से देखे तो 2 0 अलग अलग कॉलम में लेकिन अलग अलग पोजीशन पे, तो उसकी वजह से भी 0 नहीं आएगा, क्योंकि ये तो वही डिटरमिनेंट है। तो ऐसा जब इस रो के साथ हुआ, इन 2 रो में जिसके अंदर 2 0 पर्टिकुलर एक कॉलम में नहीं थे, या ये को 2 0 पर्टिकुलर एक रो में नहीं थे, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 नहीं बननी ना। तो वो तो तब ऐसा होगा जब मैं उठा के इसे नीचे रख दूं, इसको ऊपर रख दूं, क्योंकि एक कॉलम या एक कॉलम को कॉलम से या रो को रो से बदलने पर एक साइन ही तो माइनस का आता है आगे, डिटरमिनेंट की वैल्यू थोड़ा बदलती है। यस सर। तो इसलिए ये 1 ही रहेगा, केवल यही केस मेरे हिसाब से बनने चाहिए। जरा एक बार इसका आंसर चेक करो, एक्चुअली मुझे इसका आंसर याद नहीं। तो 9 + 9 केसेस तो ये बन गए, और ये कितने बने भाई? 4। 9 × 4 ये बन गए, तो मेरे ख्याल में ऊपर तो 9 कट ही जाएगा, तो ऊपर 2 बन जाए, 4 हाफ तो नहीं होना चाहिए आंसर यार। देख रहा क्या आंसर बन रहा है? चेक करो। चेक करो भाइयों बहनों। काउंटिंग समझ में आई है? एक बार और बताओ बेटा। सर डिनोमिनेटर वाला बता दीजिए 9 × 4। ये वाला ये चीज, सर ये नहीं ऊपर। ये यस सर। टोटल केस लिखे काट के फेवरल बेस लिखे, तो पूछेगा 4, समझ में नहीं आ रहा मेरे। नहीं सर सही है? है। कुछ नहीं अरे सर। टोटल केस लिखे 9 × 4, ये 9 और 9 केस दोनों ऐड कर दिए, 9 इसमें बने थे ना। हाँ, अरे आंसर बताओ यार क्या आ रहा है, चेक करा? Sir, 1 by नहीं आ 2. रहा। 1/2 ही है। अगर आप इसे जैसे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ अगर ऐसे सोचेंगे तो क्वेश्चन हो पाएगा, अदरवाइज पता है बच्चा बहुत डर जाता है। आप, अरे मैंने फॉर्मूला भी लगाया, गलत नहीं लगाया, टोटल केस तो इसी में से निकालते हैं, कंडीशन पढ़ाया हुआ आपको बेटा। इसी Yes, के केसेस में से वो ढूंढते हैं जो इवन को पूरा करे। इवन कौन पूरा करेगा? कैसा? डिटरमिनेंट 0। तो मैंने इसी के केस उठाए थे जिनके सम 7 बन रहा है, और जिसमें 7 बार 1 आएगा और 2 बार 0 आएगा, तभी 7 बन सकता है ना, 0 1 से। तो उसी के केसेस को स्टार्ट किया मैंने। अगर आपको कुछ पूछना है तो मैं एक बार हल्का सा एक्सप्लेन और करूं। मैंने क्या करा, 2 0 को एक रो में रखा, देखा यार और जगह 1 दे दिया, 7 1 इन्हीं में से लूंगा, तो देखा डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 क्यों? क्योंकि 2 रो 0 है। फिर मैंने क्या करा,
कि सर इस वन को यहाँ कर दो तो भी तो 2 रो में 1 1 1 रहेगा तो भी 0 होगा, इस वन को यहाँ कर तो भी, तो ये 3 बन गए। अब यही कहानी, ये रो उठा के इधर कर दी, ये वाली रो ऊपर कर दी, ऐसी एक बाव कर दूंगा, ये नीचे लिया उसको ऊपर लेगा, तो इसके हर केस के 3 गुने हो गए, 3 के 9 केस। ये काम मैंने रो के साथ करा, अब मैंने उठा के कॉलम में रख लिए तो ये 9 केस फिर बन जाएंगे उस तरीके से 9 केस। फिर मैंने कहा यार और भी तो 0 आ सकती है, फिर मैंने सोचा कि नहीं यार इस बार पर्टिकुलर एक रो में या पर्टिकुलर एक कॉलम में 2 0 मत रखो। तो बच्चा ये वाला केस तो उसी में ही है, इन्हीं में से किसी एक में। फिर मैंने ऐसे कॉलम में रख के देखी, या तो 2 डिफरेंट रो में रखा जो कि, या 2 डिफरेंट कॉलम में रखा है, कॉलम की तरफ सोचे तो डिटरमिनेंट की वैल्यू 1 आती है। तो अगर आप कहते हैं मैं सर 2 0 यहाँ रखूँ, तो 2 0 तो यहाँ की जगह अगर एक इधर रख लेगा तो भी डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि इसका मीनिंग, अगर मैं देखो समझने की कोशिश करना, अगर कोई कहे जी मैं इन 2 रो को देख के बात कर रहा हूँ, अब बच्चा कहे सर 1 1 1 तो ऊपर ले जाओ, 2 रो नीचे ले आओ 1 मिनट के लिए, 0 1 1 ये वाली यहाँ लिख ली और ये वाली यहाँ लिखी, समझने की कोशिश करना बेटा। तो देखा जाए तो इनडायरेक्टली आपने 2 रो को आपस में इंटरचेंज करा, उससे माइनस प्लस का साइन आगे बदलेगा, आप जानते हो डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी से। लेकिन इससे डिफरेंट केस हो गया, 7 सम भी है तो इसी में से निकल के आ रहा है, लेकिन इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू क्या नहीं आएगी? 0 नहीं आएगी, क्योंकि इसकी 0 नहीं है। तो ये कहना कि जब 2 0 अलग अलग रो में होंगी या अलग अलग कॉलम में होंगी, ये एक ही रो में है बेटा, देखा जाए तो ये भी एक ही रो में, ये एक ही रो में है, ये एक ही रो में है, ये एक ही कॉलम में है, तभी डिटरमिनेंट 0 बनेगा। अगर ऐसा बनेगा तो कभी नहीं बनेगा। तो वो केसेस यहाँ पर तो है, लेकिन इसके इंटरसेक्शन में क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि यहाँ पे डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 नहीं आ रही। तो मैंने आपको कह दी सर आपको कोई केस छूट गया हो, कोई केस नहीं छूटा, क्योंकि 2 0 या तो एक रो में हो सकती थी या एक कॉलम में हो सकती थी, या अलग अलग 2 रो में या अलग अलग 2 कॉलम में। मैंने सब में देख लिया, उन सब में 0 नहीं बनेगा, और जिसमें 0 बनेगा उसके अंदर एक रो में पर्टिकुलर रहना जरूरी है। बात समझ में आ गई? और इस सारे केस ही नहीं हो सकते, या तो 2 0 एक ही रो में होंगी या डिफरेंट रो में होंगी, और ऐसे कॉलम के साथ होगा, नहीं तो 2 0 होंगी कहाँ तो कोई केस छूटा ही नहीं इस तरीके से। दिमाग में जो नेगेटिव आता है क्वेश्चन रिगार्डिंग, वो यही आता है कि सर क्या कोई केस हम भूल तो नहीं गए, छोड़ तो नहीं गए? नहीं छूटे, क्योंकि मैंने 2 0 को एक रो में ले कर लिया, यानी कि कॉलम में लेके भी काउंट करा, फिर 2 0 को मैंने डिफरेंट रो में लिया और पोजीशन बदल दी इस तरीके से। तो ये वाला केस इन किसी में भी नहीं है, ये यार समझ चलोगे 2 डिफरेंट कॉलम में है। ठीक है, चल दूं आगे, अब तो क्लियर है? यस सर। तो ऐसा नहीं है, काउंटिंग हो जाती है। अच्छा, ये मोर देन 1 2 का सा क्वेश्चन लग रहा है मुझे, जो मुझे लग रहा है ये मोर देन 1 2 का ही लग रहा है। अब कई बार बड़े सिंपल वे में क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन हम उन्हें पकड़ ही नहीं पाते। अब मैं आपको और दिखाते हैं क्वेश्चन काउंटिंग को। तो ये क्वेश्चन क्या बात जी मैंने पूछा, आईआईटी एडवांस क्वेश्चन, दिस आर प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ये बताओ जब ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे तो क्या कंडीशन बताई थी आपको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की? बताओ। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, हाँ, क्या बताया था, कुछ याद है? कोई नहीं बोल रहा, नाश्ते की जरूरत है, भूख लग रही है तो भाई ये भी बेस्ड और कंडीशनल बेस्ड है। क्वेश्चन बेस के बहुत आते हैं एडवांस में, मतलब जी भर के देता है वो, जी भर के ये हिसाब होता है। ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया ना 2011 वाला एडवांस का। ई एंड एफ आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स, द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली वन ऑफ देम occur this and probability none of them occur this। pt denote the probability occurrence of event t। pt denote the probability of occurrence event t। इवेंट टी कौन सी है? ये गलत लिखी है, गलत लिखा ना इसमें, यहाँ पे टाइपिंग गलत है। ये बोल रहा है कुछ भी हो सकता है, मतलब ईएफ कुछ भी रख लो इसमें। अच्छा, कुछ भी ले लें इसको। अक्रेंस इवेंट टी कौन सी इवेंट लूपीस में से भाई? अच्छा, इसे चाहे ई ले लो चाहे एफ ले लो, कहने मतलब ये हुआ ना।
यस सर। चलो इसे धो लेते हैं। 12th का क्वेश्चन है ये। 12th का क्वेश्चन है अगर देखा जाए, जो मुझे लैंग्वेज नजर आ रही है, क्योंकि मैंने आपको ऐसे क्वेश्चंस कराए थे वर्कशीट्स में से, तो वही क्वेश्चन है। आप खुद भी इसको पकड़ सकते हो, क्वेश्चन को कुछ भी नहीं है, एडवांस जरूर दिख रहा है इसके ऊपर 2000 क्या है, लेकिन क्वेश्चन में कुछ नहीं है। ई एन एफ आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इंडिपेंडेंट इवेंट बोलते क्या याद आ गया बताओ? E intersection F equal to P E Very into good. PF. ई इंटरसेक्शन एफ का प्रोबेबिलिटी उनके प्रोडक्ट ऑफ देयर इंटरसेक्शन आएगा, सॉरी प्रोबेबिलिटीज आएगा। अब यहाँ पे इतना तुमने खूब पढ़ा, द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली वन ऑफ देम अकर। तो ए और बी अगर ई और एफ दो इवेंट है तो एग्जैक्टली वन ऑफ देम अकर को क्या आप कैसे लिखते हैं बेटा? शायद याद करा दिया था, पीई प्लस पी एफ, कोई बच्चा बताएगा? -2 पी इंटरसेक्शन। ट्वाइस पीई इंटरसेक्शन है, कैसे आया था कि सर एग्जैक्टली वन में एक तो ओनली ई और ओनली एफ के दोनों के केसेस ऐड होंगे। तो ए यूनियन बी क्या होता है? पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो ए यूनियन बी में से ये और घट गया एक बार। ए यूनियन बी में क्या, ए यूनियन बी में क्या आता है कि सर ये पूरा आता है अंदर अंदर का, दोनों गोलों के अंदर का, दोनों सर्कल्स के अंदर का। तो पी प्लस पी एफ माइनस पी इंटरसेक्शन एफ होता है यूनियन बी, उसमें से एक बार और ही घटा दो, हो गया। तो ये आपको प्रोबेबिलिटी क्या दे रखी है बेटा? 11/25 चलेगा। एंड द प्रोबेबिलिटी नन ऑफ देम अकर, यानी कहां पहुंच गए यहाँ पे? तो ये क्या कह रहा है कि सर पूरा का पूरा आप इसमें से क्या सबट्रैक्ट करना है? वन में से पूरी प्रोबेबिलिटी तो वन लेते हैं ना, पी एस अपॉन पी एस ही लोगे, वो एन एस अपॉन एन एस माइनस क्या सबट्रैक्ट कर दूं? ई यूनियन एफ या नहीं? यस सर। ये कितना देखा? 2/25। और इसको भी ई यूनियन एफ को भी क्या लिख लो? 2/25 तो जल्दी आओ, समझ रहे? और इसको ई यूनियन एफ को क्या लिखेंगे? पीई प्लस पी एफ माइनस पी ऑफ ई इंटरसेक्शन है। ये कैलकुलस से आसान पढ़ने वाला पोर्शन है, बाबा कह रहा हूं इसमें ज्यादा मेहनत करो। वेक्टर थ्री में, प्रोबेबिलिटी में ये आसान पड़ता है उससे। कैलकुलस तो कंसेप्ट में रुला जाती है, पता पड़ा क्वेश्चन पढ़ा पता ही नहीं, यहाँ पता पड़ा 3 क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी के आ गए एडवांस से, पता पड़ा 2 क्वेश्चन आ गए जे मेन, उनमें से पता पड़ा दोनों ही आसान थे। ये आसान होता है, बाबा कह रहा हूँ हिम्मत बनाए रखो बस। अब क्या हुआ, ये कितना बन गया बेटा? 23/25। तो एक क्वेश्चन में ये दिख रहा है, एक क्वेश्चन में ये, मेरे ख्याल में सबट्रैक्ट कर दूंगा इसे, क्यों भाई बोलो? ये क्वेश्चन 1 है, ये क्वेश्चन 2 है, दिखाई दे रहा है? अगर मैं इसमें से इसको सबट्रैक्ट करूं तो ये ई और एफ कट जाएंगे, क्यों? यस सर। तो बल्कि 2 में से 1 सबट्रैक्ट करो, 2 माइनस 1। तो दिस माइनस दिस करो तो इधर तो दिख जाएगा 23/25 माइनस कितना? 11/25 इक्वल टू दिस माइनस दिस करेंगे तो शायद प्लस का ही आ जाएगा, क्योंकि इसका साइन चेंज होगा। पी इंटरसेक्शन एफ, समझ में आ रही क्या बोला? ठीक है ना, Yes. पक्का ना? और ये कितना बच जाएगा बेटा? 12। और ये पीई इंटू पी एफ बन गया। फिर से देखो, फिर आपके पास 2 इक्वेशन है, इसको पकड़ लो। इसमें भी इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू रख सकते हैं, पी पी एफ 2 इक्वेशन बन जाएगी। दोनों में देखना कौन सा सेट बैठता है, क्यों भाई बोलो? कर लो क्या यस सर। भाई? पी इंटरसेक्शन एफ यहाँ से आ जाएगा, एक बार फिर सॉल्व कर लेंगे। पी इंटरसेक्शन एफ पे सीधे रख दो, यहाँ पे रख लो, इसको इंप्लाइज करे तो पीई रहने दो, पी एफ रहने दो, और ई इंटरसेक्शन एफ यहाँ से रख दो। कितनी बन जाएगी? ट्वाइस ऑफ, यानी कि ट्वाइस ऑफ 12/25 इक्वल टू 11/25। तो 2 इक्वेशन मिल गए, पीई प्लस पी एफ, उधर ले जाओ कितना बनेगा? 24 और 11 कितना? 25 है, 24 और 11, ठीक है हो क्या? यस सर। 35 यही है भाई? Yes. sir. ऐड 5 पंजे 5 सत्ते। तो अब हमें यहाँ पे क्वाड्रेटिक मिल गई, ये वाली और एक ये वाली।
अब एक काम देखो, वैसे ही देख लो, क्या पता ऐड करो कितना बन गया 7/25, ठीक है? नहीं, ऐड करूंगा 7/25 आएगा, ये 7/5 आ रहा है, तो यस ठीक तो आ रहा है भाई। हाँ सर सही सर डी और भी है। प्रोडक्ट देखो 4×12, ये भी ठीक हो गया। क्यों सॉल्व करूं क्वाड्रेटिक? और इसको देखो, डी डी कौन सा बैठ रहा है? डी सर डी। ये उल्टा ही कर दिया, बताइए, कैलकुलेशन भी नहीं करनी पड़ी। मुझे बताओ, क्या ये 12th जैसा क्वेश्चन नहीं है? यस सर। है? लेकिन बस यही है कि ये कहानी पता क्या है? वही वाली बात है कि एक नान बहुत अच्छे ढाबे पे बन रही है, उसकी कीमत 40 रुपये, वही नान बीकानेर पे बन रही है तो उसकी कीमत जो है 80 रुपये। इसी क्वेश्चन की कीमत, यही आर डी शर्मा एनसीईआरटी में लिखा, उसकी बेचारी की औकात नहीं है, आपका भी उसके प्रति ऐसा व्यवहार हो जाता है ऐसे पता नहीं तुच्छ हो, क्वेश्चन बहुत ज्यादा बेकार कैटेगरी का हो। और जैसे ही वो आईआईटी की बुक में लिखा है या आईआईटी में पूछा गया तो उसके प्रति आपके मन में डर पैदा पहले ही हो जाता है। ठीक क्या है नहीं? यस सर। यस सर। वही चीज है यार, आपने खुद मुझे बताया, मैं सोच रहा था कि पीटी शायद कंफ्यूज कर रहा था मुझे कि, और आप मुझे बता रहे नहीं सर पीटी का मतलब किसी भी इवेंट के बारे में बोल रहा है, ईआरएफ के बारे में। मैंने कहा ले, फिर तो ये बातें तो हम सारी पढ़ ही चुके हैं, और ऑप्शन से भी हमने फायदा उठा लिया। मोर देन वन ट्रू में था क्वेश्चन, ये भी खत्म हो गया। ठीक है, और एक आधा क्वेश्चन देखोगे या छुट्टी करो? बताओ, बोलो। करा दीजिए सर। करा दो? चलो एक आधा और देख लो। ऐसा ना, भूकंप तो मुझे भी लगा। अब जैसे क्वेश्चन 99 का करूं, ये वाला क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आईआईटी ने, इस जैसा क्वेश्चन मैंने आपको पहले ये कराया था, नहीं कराया था बताओ? ये भी अलजेब्रा बेस्ड है, कोई प्रॉपर्टी का कोई इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट कुछ नहीं, अलजेब्रा सिंपल। जो भी अभी अलजेब्रा हमने यूज करा है, ये यूनियन भी पता होना चाहिए, एग्जैक्टली वन खूब लर्न करा दिया। अब यहाँ देखो, द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट पास इन मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री आर एमपीसी, चलो रेस्पेक्टिवली चल रहा है, of these subjects the student has 70% pass of passing at least one, 50% passing in at least two, 40% chance of exactly two। तो बताओ जी एटलीस्ट वन किसे बोलते हैं, अगर याद हो तो? एटलीस्ट वन का मतलब क्या होता है? यूनियन होता है। आइदर sir. ए और बी को क्या बोलते हैं? एटलीस्ट वन भी बोलते हैं। तो बताओ, ऑफ दिस द स्टूडेंट हैज 70% चांस ऑफ पासिंग इन एटलीस्ट वन, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, यही है भाई। इसकी प्रोबेबिलिटी आपको दे रखी है 75%, कम से कम किसी एक में जरूर पास होगा। इसका मतलब ये भी होता है, और आइदर इन ए बी और सी ये भी होता है। दो ही तरीके होते हैं बस। और क्या लिखा है? द स्टूडेंट हैज 70% पासिंग, एटलीस्ट 50% चांस ऑफ पासिंग इन एटलीस्ट टू। एटलीस्ट टू का मतलब क्या हो भाई? कम से कम दो में पास होता है। तो कैसे लिखोगे उसे? एटलीस्ट टू कैसे लिखोगे कि भाई, कौन सा केस बनेगा एटलीस्ट टू के लिए? ये वाले केस आएंगे नहीं आएंगे सारे? यस सर। यही तो आएंगे। तो आप ये बताइए कि अगर मैं पूरा जो ये वाली प्रोबेबिलिटी बनती है, ये यूनियन है पूरा, कैसे लिखना चाहोगे इसे? अगर आपने हर चीज पढ़ी तो उसमें देखा जाए तो किसी का पास होना किसी पे डिपेंड नहीं करेगा। तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि वो फिजिक्स में पास हो जाए मगर वो केमिस्ट्री में पास ना हो, और वो मैथ में पास हो जाए, तो दो में पास हो गया नहीं हो गया? ऐसे भी लिख सकते हो, पी पी में फिजिक्स में फेल हो जाए, केमिस्ट्री में पास हो जाए, मैथ में पास हो जाए, दो में पास हो गया। या वो फिजिक्स में पास हो जाए, केमिस्ट्री में, मैथ में पास ना हो, या वो तीनों पास हो जाए। ये ऐसे लिखा सकता है, बिल्कुल लिखा सकता है। तो ये प्रोबेबिलिटी 50/100 है। लेकिन इससे क्या मैसेज आ रहा है कि सर हम इसको कैसे अलग अलग लिखें कि फिजिक्स केमिस्ट्री पास है, और या फिजिक्स और मैथ में पास है, केमिस्ट्री पास नहीं है। तो हम इसको कुछ ऐसा तरीका है कि हम इसको छोटा करके इसमें लिख सकते हैं। बोलो, इसको अलग से डिफाइन कर सकते हो आप? मेरे हिसाब से आप ये देखो कि अगर मैं आपसे कहूं, या ध्यान से देखना,
ये वाला पोर्शन क्या हो गया बेटा? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। क्या ये प्रोबेबिलिटी ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री और क्या लिखोगे इसे? बस Yes. यस सर। चलेगा? Yes, sir. अच्छा, अगर ये लिख सकते हो तो मैंने अगला लिया यहाँ पे ये, तो अब क्यों कौन कौन से ऐड कर दिए? प्लस केमिस्ट्री एंड मैथ। लेकिन इसके अंदर इंटरसेक्शन एक बार और आ गया, तो उसको Yes, हटा sir. दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, यस सर। ये बार हटा दूंगा। तो ये 2 लाइन मैंने यहां से हटाई, इसको रिमूव करता हूं, देखो इसको मैंने यहां से हटाया, तो क्या हटा दिया? ए इंटरसेक्शन भी हटाया, तीनों का इंटरसेक्शन, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ, ये हटा दिया एक बार, ठीक है नहीं? अच्छा, अब फिर मैंने इसको फिर ऐड करा, इसको ध्यान से देखो, इसको ऐड करा, केमिस्ट्री और किसको? Maths or physics. नहीं, फिजिक्स और मैथ को, है ना? Yes. इनको ऐड करा, तो इसमें फिर ये कॉमन वाला फिर एक बार ग्रीन एक्स्ट्रा आ गया, तो इसको मैं हटाता हूं, ये बड़ा वाला लेना चाहिए था मुझे। ओहो हो, समझ रहे? हाँ, तो एक बार मैंने इंटरसेक्शन हटा दिया, तो ट्वाइस 2 बार हट गया, लिख दूं? Yes. तो ये वैल्यू इसके बराबर ही, ये भी गलत नहीं लिखा हुआ, ये भी गलत नहीं लिखा हुआ, इक्वल टू कितना बन गया? अब ये बच्चे को बहुत जल्दी जिसको याद है वो 2 मिनट पर करके आगे चल देगा, नहीं तो कुछ लोग वैसे ही बैठे रहेंगे इस क्वेश्चन से। ये इसको और कैसे ले सकते हो? एटलीस्ट 2, है ना? एटलीस्ट 2, ये 2 पास हो जाए या तीनों पास हो जाए, वो क्या है? कम से कम एक। अगला क्या है भाई? एंड Exactly. 40% चांस ऑफ पासिंग एग्जैक्टली 2, ये तो क्या है शायद हमने नहीं, एग्जैक्टली 2 आएगा अब, तो इसमें से इंटरसेक्शन एक बार ये वो हटा देंगे, इंटरसेक्शन क्यों भाई, और बार हटा दें. यस। है ना? तो वो हो Yes. जाएगा क्या? P ऑफ दिस प्लस P C इंटरसेक्शन M प्लस P P इंटरसेक्शन M, और एक बार हटा दो जो थ्राइस, या नहीं? Yes. तो एक बार इसको अरे हमारा तो ग्रीन और येलो और यही था ना, पिंक कलर क्या है, इसी को तो लिया था हमने, और इसमें से बीच वाला कॉमन वाला हटा दो, तो एग्जैक्टली 2 टाइम्स हो गया, एग्जैक्टली 2 पास हुए हो, ठीक है? कितना तो इसको बेटा 40% है ये। Yes, sir. अब आप देखिए, अब मुझे करना है कि सर आपको P प्लस C प्लस M निकालना है, तो ये बताओ इसकी वैल्यू क्या होती है? जो 3 वाला केस होता है, फिजिक्स PA PB याद आ रहा होगा, प्लस PC माइनस P ऑफ P इंटरसेक्शन C माइनस P ऑफ C इंटरसेक्शन M माइनस P ऑफ P इंटरसेक्शन M, सही कहो, प्लस P ऑफ P C और M। 2 P से कंफ्यूज तो नहीं हो रहे? ये इसकी वैल्यू है। अब सिंपल है कि इसमें से कौन सा ट्रू हो सकता है? देखो, कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। इक्वेशन नंबर 1 तो हमारी ये बन गई भाई, ये टोटल इसके इक्वल है 50/100 के, ठीक है? वो ऊपर लिखा हुआ था तो समझ लो, ये तो इक्वेशन 50/100, हाँ ठीक है, यही है। तो इक्वेशन नंबर 1 ये है, सर 75। 75 by पहले वाला 75 है, yes. ओहो ये 50 पे लिखा मैंने, अब पढ़ना ठीक नहीं है अगर ऐसी कमाल कर रहा हूँ मैं, ठीक है? तो इक्वेशन नंबर 1 ये है हमारी, इक्वेशन नंबर 2 ये है हमारी, इक्वेशन नंबर 3 ये है हमारी। पहले तो एक काम करते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है क्या करना चाहिए भाई इन तीनों इक्वेशंस में? जल्दी 2 करने के माइनस 3। हैं? 2 माइनस 3। 2 माइनस 3, चलो जी आपकी बात मानी, 2 माइनस 3 करा, क्या बच जाएगा? केवल P ऑफ P इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन M, ठीक है नहीं? क्या आ जाएगा? 50 माइनस 48, 10/10, 10/100, सॉरी, कितना बन जाएगा? 1/10। Yes. यस सर। तो ये आ गया। अब क्या करूं जी? सर इससे एग्जैक्टली 2 वाली भी आ जाएगी. भाई इससे शायद मुझे हमें निकालना क्या है? P प्लस C प्लस M निकालना है। एक ऑप्शन ट्रू हो सर गया। ऊपर सब्स्टिट्यूट कर. कौन सा वाला? सी।
सी ऑप्शन, हाँ ये ट्रू हो गया, बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि मल्टीपल तो दिख ही रहा है कि दो तरह के क्वेश्चन पूछो। और क्या कर सकते हैं भाई? 1 प्लस ये भी याद रखना, पी पी जो है हमारा स्मॉल पी है, ये सी है, ये एम है, यानी मुझे इन तीनों का सम और निकालना है। तो यानी मुझे एग्जैक्टली इसकी वैल्यू यहाँ पुट करनी है, तो ये वैल्यू तो निकल जाएगी। एक काम करो ना, इसको उठा के जो तीनों का इंटरसेक्शन 1/10 आया, इसी में दोबारा रख दो, तो 1/10 आएगा तो 2/10 आएगा, 2/10 आएगा उधर जाएगा तो कितना बचेगा? 48/, एक मिनट रख के Option देखो, B, ये C बनेगा को। एक तरह से, एक मिनट सुनो, ये बनेगा 10/100, यहाँ बनेगा 20/100, उधर जाएगा तो 70/100। कितना? 70/100 70 70/100, यानी इसकी वैल्यू हो गई 70/100। और यहाँ पे अगर मैं 70/100 रखूंगा इन तीनों के सम को, तो इन तीनों का सम है या किन Yes, तीनों sir. का? इन तीनों का, है ना? Yes. यस सर पीपी प्लस पीसी प्लस पीएम, तो ये तो माइनस में तीनों हो गए 70/100, और ये कितना निकाल दिया था हमने? 10/100। ये 10/100 था, ये प्लस में था ना, Yes. और इक्वल टू क्या है बेटा? 75/100। 75/100, तो ये तो यहाँ बच गया -60, Yes. sir. -60 उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा उधर जाके? 135। +60 है, Yes, sir. +60/100, तो ये कितना बन जाएगा बेटा? 135/100, तो ये इसकी वैल्यू आनी चाहिए, तो ये तो किसी में मिल जाएगा, मिल मिल जाएगा जाएगा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन। बी। लो जी, Yes. तो यार ये तो सब आता था, लेकिन हाँ इससे हमने ये चीज याद करने लायक सीखी नहीं सीखी क्या? Yes. sir. कि ये क्या था? प्रोबेबिलिटी इस बात की कि एग्जैक्टली Least टू At और least एट लीस्ट टू। प्लीज इन चीजों को याद रखना, क्योंकि ये ही यूज होती है कंपटीशन में सबसे ज्यादा। सबसे वो चाहता है कि भाई, तो हम इसे एक तरह से एनसीईआरटी बेस्ड बना रहे हैं। हमने सेट्स में बच्चों को पढ़ाया था कि एटलीस्ट 2 का मतलब क्या है। ये अलजेब्रा है उसका। प्रोबेबिलिटी में ना तो आपने इसमें नंबर ऑफ वेज निकाले, कुछ भी निकाले, सीधा मैंने कहा था प्रोबेबिलिटी अलजेब्रा पे क्वेश्चन बनता है, बच्चों को कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए। ठीक है, अब क्लास ओवर करते हैं बेटा, ठीक है? नमस्ते सर। चलिए नमस्ते। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलो बेटा। फर्स्ट संडे और मंडे की रिकॉर्डिंग सेंड कर दीजिएगा। ठीक है बेटा।